नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आकर्षक और सच कहूं तो एक जटिल विषय पर बात करने वाले हैं। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि बुद्धि क्या है, पर जब इसे वैज्ञानिक तौर पर परिभाषित करने की बात आती है ना, तो ये एक पहेली बन जाती है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर बुद्धि है क्या और इसे मापने की कोशिशें कैसे की गईं। अपनी इस पूरी चर्चा में हम 6 खास पड़ावों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले हम बुद्धि की अवधारणा को ही समझेंगे। फिर इसके मापन के ऐतिहासिक सफर पर चलेंगे। हम जानेंगे कि बुद्धि के कितने अलग-अलग प्रकार हो सकते हैं, इसके पीछे के बड़े-बड़े सिद्धांत क्या हैं और खास तौर पर भारत में इसे कैसे मापा जाता है। और अंत में हम बात करेंगे आज की चुनौतियों और भविष्य की दिशा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले खंड से। बुद्धि ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जितना हमें अपना सा लगता है उतना ही मायावी भी है। इसे समझना ही आज हमारा पहला कदम है। तो सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये बुद्धि है क्या? क्या इसका मतलब है कि कोई मुश्किल से मुश्किल पहेली सुलझा ले या परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ले आए, या फिर ये इससे कहीं बढ़कर कुछ है? यकीन मानिए ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों तक को उलझा रखा है। अच्छा, तो विद्वान लोग इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो बुद्धि को किसी एक क्षमता के तौर पर नहीं, बल्कि कई सारी क्षमताओं के एक समूह के रूप में देखते हैं। जैसे कुछ नया सीखने और ज्ञान हासिल करने की क्षमता, जो चीजें सामने नहीं है उनके बारे में तर्क करने की क्षमता, नई नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेने की क्षमता और जानकारी का इस्तेमाल करके किसी भी समस्या का हल निकालने की क्षमता। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बुद्धि कोई एक अकेली चीज नहीं, बल्कि इन सब मानसिक योग्यताओं का एक संगम है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, मापन का ऐतिहासिक सफर। यहाँ हम देखेंगे कि आखिर ये कोशिशें शुरू कैसे हुई कि बुद्धि जैसी एक अमूर्त, न दिखने वाली चीज को अंकों में बांधा जा सके। देखिए, बुद्धि को साइंटिफिकली मापने की कोशिशें 19वीं सदी के अंत में फ्रांसिस गैल्टन से शुरू हुईं। उन्हें लगता था कि जिनकी इंद्रियां तेज होती हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। लेकिन असली मोड़ आया 1905 में, जब एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने पहला आधुनिक बुद्धि परीक्षण बनाया। उनका मकसद बड़ा नेक था। वो बस उन स्कूली बच्चों की पहचान करना चाहते थे जिन्हें पढ़ाई में ज्यादा मदद की जरूरत थी। और यहीं से मानसिक आयु या मेंटल एज का विचार आया। इसके बाद अमेरिका में लुइस स्टरमन ने इसी टेस्ट को और बेहतर बनाया और उसे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट का नाम दिया। और यहीं से आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में छा गया। और हाँ, इसी दौरान चार्ल्स स्पीयरमैन ने जी फैक्टर का सिद्धांत दिया कि एक सामान्य बुद्धि होती है जो हमारे हर काम में झलकती है। चलिए अब अपने तीसरे खंड में चलते हैं, बुद्धि के विभिन्न प्रकार। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या बुद्धि सिर्फ एक ही तरह की होती है जिसे हम आईक्यू स्कोर से माप लेते हैं, या फिर इसके कई अलग अलग रूप हैं जो शायद हमें किसी कलाकार में, किसी खिलाड़ी में या किसी नेता में दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। बुद्धि के दो मुख्य घटक, एक है तरल बुद्धि या फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये हमारी वो क्षमता है जिससे हम बिल्कुल नई तरह की समस्याओं को सुलझाते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं, बिना किसी पुराने अनुभव के। आप इसे दिमाग की कच्ची ताकत या रॉ प्रोसेसिंग पावर समझ सकते हैं। और दूसरी है स्फटिक बुद्धि या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये वो ज्ञान और कौशल है जो हमने अपनी पूरी जिंदगी की पढ़ाई और अनुभवों से इकट्ठा किया है, जैसे कि हमारी वोकैबुलरी या हमें जो भी फैक्ट्स पता हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस अक्सर जवानी में अपने चरम पर होती है, जबकि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस तो उम्र के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मनोवैज्ञानिकों ने तो और भी कई तरह की बुद्धियों के बारे में बताया है, जैसे भाषाई बुद्धि जो कवियों और लेखकों में होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि जो वैज्ञानिकों की पहचान है, स्थानिक बुद्धि जो एक आर्किटेक्ट या पायलट को जगह और दिशा समझने में मदद करती है, और तो और पारस्परिक बुद्धि यानी दूसरों को समझने की कला, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी खुद को समझने की कला, भावनात्मक बुद्धि अपनी और दूसरों की भावनाओं को संभालने की क्षमता, और रचनात्मक बुद्धि यानी कुछ नया और अनोखा सोच पाने की क्षमता। ये सब दिखाता है कि इंसान की काबिलियत का दायरा कितना बड़ा है। तो अब अपने चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं और बुद्धि के कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। ये सिद्धांत दरअसल इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि बुद्धि के ये जो अलग अलग प्रकार हैं ये आपस में जुड़े कैसे हैं, इसकी पूरी संरचना कैसी है।
अब देखिए, ये जो टेबल है ना, ये असल में बुद्धि को लेकर चली आ रही सबसे बड़ी बहस को दिखाती है कि बुद्धि कोई एक चीज है या बहुत सारी चीजें हैं। एक तरफ है चार्ल्स स्पीयरमैन, जो कहते हैं कि एक जी फैक्टर होता है, मतलब एक जनरल इंटेलिजेंस जो हमारे हर काम में नजर आती है। लेकिन फिर आते हैं लुईस थर्स्टन, जो कहते हैं नहीं, एक नहीं, बल्कि बुद्धि तो कई अलग अलग मानसिक क्षमताओं से मिलकर बनी है। इसी बात को हार्वर्ड गार्डनर और भी आगे ले जाते हैं, और वो तो 8 अलग अलग तरह की बुद्धियों की बात करते हैं। और फिर है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जिनका कहना है कि असल में सफल होने के लिए 3 तरह की बुद्धि जरूरी है: विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक। तो हम देख सकते हैं कि सोच कैसे एक अकेली क्षमता से हटकर कई सारी योग्यताओं के एक गुलदस्ते की तरफ बढ़ी है। अब हम अपनी इस चर्चा को एक खास दिशा देते हैं और भारत में बुद्धि के मापन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि भारत जैसे विशाल और इतनी विविधताओं वाले देश में बुद्धि का परीक्षण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप सोचिए, भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, अनगिनत संस्कृतियां और रहन सहन के तरीके हैं। ऐसे में जो परीक्षण पश्चिम में बने हैं, उन्हें हम सीधे सीधे यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ सवालों का अनुवाद कर देना काफी नहीं होता, उन्हें भारतीय माहौल, हमारे मूल्यों और अनुभवों के हिसाब से ढालना पड़ता है। इसी को स्थानीकरण और मानकीकरण कहते हैं, और ये बेहद बेहद जरूरी है ताकि परीक्षण सबके लिए निष्पक्ष हो, चाहे कोई कहीं से भी आता हो। इसी जरूरत को समझते हुए भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने कई परीक्षणों को हमारे देश के हिसाब से या तो बदला है या फिर नए बनाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं बिने-कामत परीक्षण, जो स्टैनफोर्ड बिने का एक बहुत पुराना और काफी इस्तेमाल होने वाला भारतीय रूप है। मालिन की बुद्धि मापनी या MISIC खास तौर पे भारतीय बच्चों के लिए बनाई गई है। इसके अलावा जलोटा बुद्धि मापनी और SPM भारत भी हैं, जो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी खंड पर, चुनौतियां और भविष्य की दिशा। देखिए, बुद्धि परीक्षण बहुत काम की तो हैं, लेकिन ये कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं, और हमें इन अंकों से परे झांकने की जरूरत है। और ये इस पूरे क्षेत्र का शायद सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम कभी भी ऐसा कोई परीक्षण बना सकते हैं जो किसी भी संस्कृति, किसी भी पृष्ठभूमि के इंसान के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष हो? सोचिए, परीक्षण में इस्तेमाल होने वाली भाषा, उसमें दिखाए गए चित्र, यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी किसी खास संस्कृति से जुड़ा हो सकता है, और ये बात दूसरों के नतीजों पर असर डाल सकती है। तो आज इस मूल्यांकन में कई बड़ी चिंताएं हैं। एक तो है सांस्कृतिक पक्षपात, जिसके बारे में हमने अभी बात की। दूसरी बड़ी चिंता ये है कि ज्यादातर परीक्षण रचनात्मकता और व्यवहारिक समझ जैसे जरूरी कौशलों को मापते ही नहीं, जबकि असल जिंदगी में तो वही काम आते हैं। फिर एक बड़ा नैतिक सवाल है कि इन परिणामों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और सबसे बड़ी बात, किसी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी उसे कैसी शिक्षा और कैसे मौके मिले, ये बातें भी परीक्षण के स्कोर पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। और अंत में ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए, क्या कोई एक अंक, कोई एक IQ स्कोर किसी इंसान की पूरी क्षमता को, उसकी सारी संभावनाओं को, उसकी रचनात्मकता को, उसकी भावनाओं को, क्या इन सब को परिभाषित कर सकता है? शायद नहीं। किसी इंसान को सिर्फ एक नंबर में समेट देना उसकी पूरी शख्सियत को नजरअंदाज करने जैसा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ शायद इसी एक वाक्य में है कि बुद्धि कोई स्थिर या नंबरों में कैद हो जाने वाली चीज नहीं है। ये तो इंसानी क्षमता की एक जीती जागती गतिशील अभिव्यक्ति है, जो हमें नई परिस्थितियों में ढलना सिखाती है, जो हमारी रचनात्मकता में दिखती है, और जो हमारी अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। और शायद बुद्धि को इसी नजरिए से देखना सबसे सही है।